2026 शुरू हो चुका है और जनवरी में एक ऐसी तारीख आ रही है जब उत्तर प्रदेश की सियासत एक नई करवट ले सकती है। तारीख है 15 जनवरी। अब इस दिन होने क्या जा रहा है? 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी बहन जी 70 साल की होने जा रही है 15 जनवरी को, और 15 जनवरी को 9 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा पावर शो करने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। इस पावर शो में क्या होगा? कैसे राजनीतिक ताकत दिखाई जाएगी? कैसे बीएसपी जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में 0 सांसद और 1 विधायक पर सिमटी है, कैसे अपने रिवाइवल की तस्वीर पब्लिक को दिखाएगी? कैसे वोटर के बीच अपना क्रेज, अपना बस क्रिएट करेगी? इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक उपाध्याय जी। अभिषेक जी, 15 जनवरी आप सियासत के लिहाज से बताइए, क्या इस बार की 15 जनवरी बाकी 15 जनवरी से अलग है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 15 जनवरी की अभी जो कहानी है, 15 अभी जो आ रही है, ये आपने कहा कि क्या पिछली वाली से अलग है? मुझे लगता है कि पिछली कई 15 जनवरी से अलग है, कई 15 जनवरी से अलग है। और ये जो 15 जनवरी आ रही है, ये आप समझिए कि एक नया बेंचमार्क है बीएसपी की पॉलिटिक्स में। बहन जी 2007 में अपने दम पे सत्ता में आई थी और 2012 के बाद से जो बीएसपी है वो लगातार लड़खड़ा रही है, सीटें घट रही हैं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। आज की तारीख में राज्यसभा में 1 सदस्य है, लोकसभा खाली है, विधानसभा में भी 1 सदस्य है यूपी की, वो विधानसभा जहां पर 206 सीटें थी 2007 में। तो इस 15 जनवरी को बहन जी आप यूं समझ लीजिए कि 2027 का जो बिगुल है वो एक तरह से फूंक दिया जाएगा इस 15 जनवरी को। और आपने कहा तैयारी वाली बात, तो तैयारी वाली बात मैं आपको 3 लेवल बता दूं। तैयारी के 3 लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला लेवल है जो कोर वोट बैंक है बहन जी का, यानी कि दलित वोट बैंक जो है, जिसके लिए बहन जी ने 9 अक्टूबर को जो बहन जी ने लखनऊ में बड़ी रैली की थी और पूरा कोर वोट बैंक उभर के सामने आया था। यूपी के अलग अलग हिस्सों से, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह से आ गए थे। तो उस कोर वोट बैंक को पहले लेवल पर और भी कॉम्पैक्ट किया जाएगा। छोटे छोटे गांव के लेवल पर, बूथ के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर, तहसील के लेवल पर बाकायदा कमेटियां बन चुकी हैं और ये कमेटियां कंटिन्यू उसमें वर्ग में, खासतौर पर जो गैर जाटो बिरादरी है, जाटो बिरादरी बहन जी के साथ अभी बहुत ही हद तक इंटैक्ट है, लेकिन जो गैर जाटो बिरादरी है उसके वोट थोड़े से बटे हैं। ये भी एक फैक्ट, जैसे कि पासवान बिरादरी हो गई, दुसाद बिरादरी हो गई, वाल्मीकि हो गए, हाँ वाल्मीकि बिरादरी हो गई, उसमें एक तबका ऐसा है जो स्विच किया है। तो पहला जो लेवल है बहन जी का 15 से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इस बीच में 9 अक्टूबर से लेके इस बीच में ये जमीन का पूरा फॉर्मुलेशन तैयार हो गया है। जमीन का कोई ऐसा जिला नहीं है यूपी का, कोई भी जिला नहीं है 75 में से जहां पर बूथ लेवल तक स्ट्रक्चर खड़ा ना कर दिया गया था। स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, पार्टी तो है। खड़ा करने का मतलब है, शब्द थोड़ा ठीक करता हूं, उसको री एनर्जाइज कर दिया गया, बूस्ट अप कर दिया गया है। मतलब कंटिन्यूएशन में जो कोऑर्डिनेटर हैं, जोनल, डिस्ट्रिक्ट, एक लाइन बन गई है कि वो वहां से यहां तक फ्लो मैसेज लगातार जाएगा जो बहन जी के यहाँ से आएगा। बहन जी ने इस बीच में दिल्ली में बड़ी बैठकें की हैं, दिल्ली में जो बैठकें हुई हैं उसमें चीजों को और स्ट्रीमलाइन किया गया है। तो पहला हो गया दलित का। दूसरा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा में बहन जी ने मुस्लिम वोट बैंक है उसके लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है कि मुस्लिम का जो चंक है बड़ा 19-20% का जो चंक है मुस्लिम का, उसमें से एक बड़ा हिस्सा कैसे बहन जी को अपने पास लाना है, ये उन्होंने प्लान कर रखा है। और मेरी जानकारी कहती है कि आपको कुछ चौंकाने वाले चेहरे हो सकता है अभी बीएसपी को समर्थन का ऐलान करें मुसलमानों में, सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, अच्छा, और समाज के उनके जो धर्मगुरु उनके हैं, उनके कई ऐसे चेहरे जो कि पोलराइज कर सकते हैं, वो बीएसपी को समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। और तो और एक बात मैं और आपको कह रहा हूं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी कि यह भी मुमकिन है कि बहन जी किसी ऐसी पार्टी से उनका अलाइनमेंट हो जाए, अंदर खाने में बात चल भी रही है, जो पार्टी मुसलमानों की देश में बड़ी चर्चित पार्टी है। अब मेरा इशारे की जरूरत कहां रही, अब क्या बचा। फिर भी मैं अभी इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि पॉलिटिक्स है, यहां पर चीजें बनती बिगड़ती, लेकिन उस दिशा में बहन जी सोच रही हैं। अभी तक ये नहीं था,
इतना ज्यादा उसको लेकर के बहन जी में उत्साह अभी तक नहीं था। उनके जहन में ये था कि आज नहीं तो कल उनका जो वोट बैंक खोया है वो लौट वापस आए, मगर ये जो फासला और जो दिन बीते हैं उसमें वो नहीं हो पाया है। अब उस पार्टी को भी, अगर वो पार्टी खुदा ना खास्ता मधुर, अगर आप मान लीजिए 15 जनवरी तक शेप आ जाता, हालांकि अनाउंसमेंट अभी नहीं होने जा रहा है, अगर वो शेप आ जाता उस पर थोड़ा सा और काम हो जाता, और अगर वो अनाउंस हो जाता है बंगाल चुनाव के बाद, बाय द वे मान लीजिए यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल आने की संभावना अगर वो अनाउंस होता है। तीसरा जो है वो है ब्राह्मण प्लस ओबीसी। ब्राह्मण प्लस ओबीसी इसलिए कह रहा हूं कि ब्राह्मण, अभी जो यूपी में घटनाएं घटी ना, जिस तरह से बीजेपी वाला ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, उनको चेतावनी जारी कर दी गई और जो ब्राह्मणों का गुस्सा आया, बहन जी शांत हैं। आप देखिए अखिलेश यादव ने अपने बयान दे दिया है, उस पर जम करके बयान दिया, एक दो बार नहीं कई बार दिया है, और उस पर कांग्रेस का बयान भी आ गया है, अजय राय ने बयान दिया है, कई नेता बोले हैं, प्रियंका चतुर्वेदी ने बोल दिया है, वहां से शिवसेना के नेता हैं मुंबई से, लेकिन बहन जी ने नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? वो बहन जी का अपना प्लान है और बड़ा ही आजमाया हुआ प्लान है ब्राह्मणों को साथ लेकर के आने का। वो प्लान भी सामने आएगा, 15 तक वेट कीजिए। और ओबीसी इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि बहन जी ने जो बना रखा है प्रदेश अध्यक्ष, वो ओबीसी ही है, विश्वनाथ पाल, और बहन जी का ओबीसी पर फोकस पहले से भी रहा है। उनकी पार्टी में तमाम कद्दावर ओबीसी नेता, लालजी वर्मा हो गए, रामाचल राजभर हो गए, बाबू सिंह कुशवाहा हो गए, उनकी ही पार्टी की उपज, स्वामी प्रसाद मौर्य। तो अब बहन जी इसमें से भी, मैं आपको बता रहा हूं, ओबीसी में भी कोई बड़ी, बहन जी की खेमे में बड़ी ज्वाइनिंग होने की संभावना, अच्छी ज्वाइनिंग जो ध्यान खींचेगी। ये 3 लेयर का प्लान है मधुर, इस पर तैयारी चल रही है। 15 जनवरी काफी नजदीक है और यूं तो खबरें भी बहुत हैं, इनसे जुड़े सवाल भी बहुत है, पर आपने जहां बात उठाई कि मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है, देखिए 9 अक्टूबर की रैली के बाद दलित वोट बैंक एक तरह से उसको लग गया कि अब जिस बीएसपी को वो वोट देते थे, जिस बीएसपी का वोट शेयर गिर रहा था, सीटें गिर रही थी, अब वही बीएसपी 2007 वाली उन्हें दिखाई दे रही है। ये मैं दलित वोट बैंक की बात कर रहा हूं। उन्हें पुरानी बीएसपी नजर आ गई 9 अक्टूबर के पावर शो में। क्या जो मुस्लिम वोट बैंक है उनको पुरानी बीएसपी नजर आई 9 अक्टूबर के बाद? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक वहीं जाता है जहां उनको लगे कि ये बीजेपी को हरा सकते हैं। तो दलित वोट बैंक तो 9 अक्टूबर के बाद चलो इंटैक्ट हो गया, जो छटका भी था। ये मुस्लिम वोट बैंक अभी और आजमाएगा बीएसपी को, और परीक्षा लेगा बीएसपी की, या 9 अक्टूबर में उसका भी परिवर्तन कुछ हुआ है? मुस्लिम वोट बैंक अभी थोड़ा सा बड़ा ही अभी प्रेडिक्टेबल रास्ते पर है। प्रेडिक्टेबल रास्ता क्या है? सपा कांग्रेस आज की तारीख में, चूंकि वो मेरे ख्याल से करीब 90% गया है। हाँ, 92 2024 में 92% मुस्लिम वोट बैंक सपा और कांग्रेस को गया है। 92% यानी कि ह्यूज गया है। ये 92% तोड़ना इतना आसान भी नहीं, ये फैक्ट है। देखिए वो अलाइंड है उनके साथ में। अखिलेश यादव भी लगातार ही मैसेज देते हैं, उनके यहाँ शादी में जाना, तमाम और कार्यक्रमों में जाना, संभल के मुद्दे पर बोल देना, बरेली पर बोल देना, बरेली जाने अपना प्रतिनिधिमंडल भेज देना। तो जितना कि रिएक्ट ना कर जाए, क्योंकि मुसलमानों के मुद्दे पर ज्यादा मुखर होने का एक खदशा ये होता है कि वो हिंदू पोलराइजेशन ना हो जाए, ये बड़ा खदशा होता है, और इससे वो अलर्ट रहते हैं अखिलेश यादव, और रहना भी चाहिए भाई। अगर आप ऐसा ओपनली बोलेंगे और हिंदू पोलराइजेशन होगा तो फिर तो बीजेपी के लिए आपने हाईवे बना दिया। और 2014 में हाथ जला चुके हैं ना, 14 में हाथ जला चुके हैं, मुजफ्फरनगर, हाँ मुजफ्फरनगर हो ही गया था, और 17 में और तगड़े से हाथ जला लिया था। तो ऐसे में थोड़ा सा अभी अलर्ट हैं। बहन जी को बहुत ज्यादा इसकी चिंता नहीं है। ये जो खतरा, ये फर्क समझिए, अखिलेश यादव की खतरा ज्यादा है कि अगर मुसलमानों के साथ कहीं दिखे ज्यादा तो हिंदू पोलराइज हो जाएगा। बहन जी के मामले में बहुत क्लियर है फंडा। बहन जी ने हिंदुओं में से एक अच्छा खासा डिवीजन करके निकाल रखा है दलित। वो उनको उस हिंदू आइडेंटिटी जो बीजेपी बताती है कि ये हिंदू हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, बहन जी ने ऑलरेडी वो निकाल के रखा है। इधर वो कमजोर हुआ है कि ये कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, ये कहीं नहीं जाएंगे। आप इनको हिंदू के नाम पर नहीं बुला सकते हैं। इनकी जो पहचान है वो ये है कि ये भाई समाज के शोषित पीड़ित तबके से हैं, और इनका सबसे बड़ा अगर कोई नेता है तो बहन जी हैं। एकदम फंडा वहां क्लियर है। तो बहन जी ने एक बड़ा चंक ले रखा है। अब अगर मुसलमानों के मामले में वो पोजीशन भी ले सकती हैं जो शायद अखिलेश यादव ना ले पाए, जो ओवैसी ले पाएंगे, ओवैसी ले लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं ले पाएंगे। उनकी मजबूरी है, वो हिंदू पोलराइजेशन एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो बहन जी वो पोजीशन ले सकती हैं। आकाश आनंद एक बार मधुर
बाबरी का जिक्र कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने अपने इंटरव्यू में यहां तक बोल दिया था कि भाई बाबरी मस्जिद ये जो हुआ है वहां पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद, उन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम ले लिया मेरे इंटरव्यू में, कहा बाबरी मस्जिद वाला जो मुद्दा है वो भी एक मुद्दा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये यूपी की आज की राजनीति में जब बीजेपी डोमिनेट कर रही है, दुस्साहस है। बाबरी का नाम देखिए, कोई नेता ले रहा है बाबरी का नाम? कांग्रेस ले रही है ना, समाजवादी पार्टी ले रही है नहीं, अवैसी ले रहे हैं क्योंकि उनका तो वही है, उनका पश्चिम बंगाल के एक नए हाँ ओवैसी का तो फंडा क्लियर है। अगर मुस्लिम वोटों का ही एक चंक मिल जाएगा तो उनकी राजनीति चल जाएगी। उनको यूपी में सरकार नहीं बनानी, एकदम क्लियर है। वो किंग मेकर बन सकते हैं, किंग नहीं बन सकते, उनका फंडा क्लियर है। और इवन जहां से वो जहां की राजनीति करते हैं, तेलंगाना, हैदराबाद, वहां भी वो किंग मेकर ही बन सकते हैं, किंग कभी नहीं बन सकते। उनको अपनी लिमिटेशन पता है, लेकिन पर वो किंग बनने से रोक सकते हैं। अब इस भूमिका में वो मजबूत हो रहे हैं। देखिए, जो भी किंग मेकर बनेगा वो किसी को बनाएगा, किसी को रोकेगा, फंडा क्लियर है। तो बहन जी अगर वो पोजीशन लेती हैं, वो पोजीशन जो कोई और नहीं ले सकता है मुसलमानों के मद्देनजर, तो आप सोचिए कितना बड़ा एक चंक उससे मैसेज पा सकता है। और मैंने आपको कहा कुछ ज्वाइनिंग होने वाली है, और उससे जो बहन जी का वोट बैंक है उस पर फर्क भी नहीं पड़ना है, वो नहीं जा रहा है, नहीं वो पोलराइज नहीं हो रहा नहीं है। क्योंकि आज देखिए, नरेंद्र मोदी की सफलता सबसे बड़ी यही रही कि उन्होंने जो दलित आइडेंटिटी है उस पर उन्होंने एक हिंदू आइडेंटिटी का अम्ब्रेला खड़ा कर दिया कि ये सब भी हिंदू ही हैं, और ये बहुत बड़ी सफलता थी। इसमें एक और महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो भूमिका थी ये जो बेनिफिशियरी वाली योजनाएं हैं, उज्ज्वला हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, राशन अभी भी राशन है, किसान सम्मान निधि हो गई, उसकी भी योजना थी, उसने डाइवर्ट किया उस तबके को। वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी ने किया। लेकिन क्या है ना कि 10 साल यूपी में हो रहे हैं, 10 साल, और योगी आदित्यनाथ पर स्वजाति राजनीति का गंभीर आरोप है। इन 10 सालों में जम के आरोप है। रामजी लाल सुमन से लेकर कई ऐसे मामले हुए हैं जहां दलित छिटका है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि दलित अत्याचार में यूपी टॉप पर है। तो आपने देखा अभी लखनऊ में मामला हो गया था, वो जो एक मंदिर में पेशाब चटाने वाला मामला, ऐसे कई मामले हाईलाइटेड केस हुए हैं दलितों के अत्याचार के। तो दलित छिटका हुआ है यूपी में, और छिटका ना होता तो बीजेपी की सीटें 33 ना आती। दलित छिटका है। अगर इस छिटके हुए दलित को बहन जी में रोशनी नजर आ गई तो ये कहीं नहीं जाने वाला। कितना भी हिंदुत्व का परचम लहरा लीजिए, ये पहले भी नहीं गया है, बहन जी के साथ टिका। जब बहन जी कमजोर पड़ी और मोदी की अगुवाई में एक नई किस्म की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने शुरू की, तब ये गया उनके साथ में, इसके पहले नहीं गया था वो। तो बहन जी का ये जो दलित चंक है ना, ये नहीं जाने वाला है। अगर वो मुसलमानों के मुद्दे पर एक्सट्रीम पोजीशन ले ले तो भी नहीं जाने वाला। ये बहुत बड़ा उनका एडवांटेज है। ठीक है, अब देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि मायावती, ये देखिए यूपी पॉलिटिक्स पेपर की हेडलाइन क्या है, मायावती के बर्थडे पर बसपा का शक्ति प्रदर्शन, सपा ने दिया बड़ा ऑफर तो कांग्रेस बोली हम लड़ रहे हैं दलितों की लड़ाई। अब यहां देखिए, हम अक्सर पढ़ते थे, देखिए इस तरह की खबर, प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर जो अभी सितंबर में बीता है, बीजेपी 2 सप्ताह तक बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा मनाया। अब उसी तर्ज पर बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी पार्टी। मायावती के जन्मदिन पर यूपी में मनाया जाएगा जन कल्याणकारी दिवस। बीएसपी ने बनाया बड़ा प्लान। तो बहन जी का ये जन्मदिन आ रहा है, 70वां जन्मदिन 15 जनवरी। इसको किस तरह से रीच करें हर वोटर में और किस तरह से इसको ग्रैंड बनाएं, उसकी तैयारी कार्यकर्ता और बूथ लेवल पर शुरू हो चुकी है। और एक चीज और, ये देखिए, ये पिछली बार का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहन जी को बधाई संदेश दिया था। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। अब ये बताइए, बधाई संदेश में इतनी मधुरता और इतनी आत्मीयता, अखिलेश यादव को जब ये बधाई संदेश देते हैं तो ये लाइन तो नहीं आती, प्रभु श्री राम से आपके लिए एग्जैक्ट नहीं याद है कि ये नाम, इस लाइन का उन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं किया। मैं करूं, अगर इसी में 2025 बात करूं, नहीं किया। अच्छा चलिए, नहीं किया 2025 में। तो ये तो अभी भी बहन जी ने भी तारीफ कर दी थी 9 अक्टूबर की, जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, किस मार्ग के रख रखाव को, कि भाई जिस स्मारक में जहां वो रैली कर रही है उसके रख रखाव का जो आमदनी आती है वो इस सरकार ने खर्च किया, इस पर कहा उन्होंने। तो एक ठप्पा लग गया कि बी टीम उस दिन पूरा ट्रेंड किया कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी। बिल्कुल, इसको कैसे टैकल करेगी बीएसपी? अब यहां पर मुद्दा यही है कि
उनको एक बात बहुत ही क्लियर है बहन जी के जहन में। अब आप सोचिए, ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, ये हमको हैरान करेगी। क्या ऐसा भी बहन जी सोच सकती हैं? क्या है कि बहन जी की जो पोजीशन अभी की तारीख में दिख रही है, अभी की तारीख में वो बहुत ही एंटी बीजेपी पोजीशन नहीं है, आज की तारीख में नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। क्या इसलिए नहीं है क्योंकि बहन जी एक तरह का सॉफ्ट हिंदुत्व, अभी तक एक तरह का सॉफ्ट हिंदुत्व दे करके एक मैसेज दे रही हैं कि ये जो बीजेपी के साथ में हिंदुत्व के नाम पर पूरी भीड़ इकट्ठा है, वो ये ना समझे कि हम बीजेपी के विरोधी का मतलब ये कि हम एकदम स्ट्रीम लाइन पे खड़े हैं, हिंदू विरोधी। हाँ, ये नहीं है। अब आप समझिए, बहन जी मुसलमानों को भी ऐसा मैसेज दे सकती हैं। अब ये कौन कर सकता है? बहन जी कर सकती हैं क्या? और ये बड़ी बात है, एक और सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के, और वहीं से मुसलमानों को भी मैसेज, ये मुमकिन है क्या? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में चूंकि अभी एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा है, हिंदुओं को भी ये जो बीजेपी पर जो सॉफ्ट आप देख रहे हैं ना, अभी जैसे जैसे इलेक्शन आएगा, नजदीक आएगा, ये पोजीशन स्ट्रांग होगी, मेरी जानकारी कहती है। लेकिन मुद्दों पर स्ट्रांग होगी, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, जैसे कि मान लीजिए आप बांग्लादेश का मुद्दा है। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे, या बरेली में दंगा हो गया उसका मुद्दा है, कई सारे जो मुद्दे हैं, पोजीशन बड़ी क्लियर रहेगी कि हमको आप एंटी हिंदू खांचे में नहीं रख पाएंगे, ये एकदम क्लियर है, पहली बात है। दूसरी बात एक और, यहां एक और बड़ी चीज है, बहन जी जिसमें योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, उसमें बहन जी ने हमला बोला था अखिलेश यादव और कांग्रेस पे जम के। इसलिए स्ट्रेटजी है वो, क्योंकि हमारे वोट बैंक तोड़ के कौन ले गया है? यही मैक्सिमम उधर गए हैं। भाई दलित शिफ्ट कहां हुए हैं? अखिलेश यादव के साथ हुए हैं। मुसलमान कहां गए? कांग्रेस सपा के साथ में गए। तो हमको लाना जिससे उस पर अटैक करेंगे हम, बिल्कुल ये स्ट्रेटजी है। बीजेपी अभी तक सॉफ्ट है क्योंकि हिंदुओं को मैसेज दे रहा, लेकिन मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, जब बहन जी वो मुस्लिम वाली पोजीशन लेंगी, जैसे कि बाबरी की बात कर दी थी आकाश ने, बहन जी वो पोजीशन ले सकती हैं अगर वो नौबत आई तो। और अगर वो पोजीशन लेंगी, अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि वो अभी तुरंत का तुरंत हो जाएगा, कुछ चीजें उसमें चल रही, अगर वो पोजीशन लेंगी तो भी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हिंदू का जो वोट बैंक है, ठीक है ना, उसको वो एंटी मुस्लिम साबित किए बगैर लेंगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। रणनीति ये है कि ये चैलेंज पूरा किया जाएगा यहां पर, कि हम एंटी हिंदू भी ना दिखें और हम मुसलमानों वाली पोजीशन भी ले लें। ये समझ लीजिए कि तलवार की धार है। अब इस धार पर अगर कोई चलने का हुनर रखता हो तो बड़ी बात है ये। बिल्कुल रखती है। और क्योंकि देखिए, मैं कई लोगों को उनकी राजनीतिक कौशल को फॉलो करता हूं, तो हमने देखा कि कई बार कोई 4 बार का सीएम हो जाता है, 5 बार का सीएम हो जाता है। रणनीतिक कौशल या तो हम नहीं समझ पाते या हमें दिखता नहीं। इनके रणनीतिक कौशल का मैं कायल हूं, इसलिए कि जैसा आप बताते हैं कि चाहे अपने ही पार्टी के सांसद को बुलाकर अरेस्ट करवा देना हो। एक मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाऊं। राजीव सरदेसाई अपनी किताब उन्होंने लिखी थी, इलेक्शन दैट चेंज इंडिया 2014। तो 2014 वो चुनाव जिसने भारत को बदल दिया। उसमें राजीव सरदेसाई लिखते हैं कि जब फिल्म सिटी में, जहां ये सारे ऑफिस है, नेशनल चैनल है, तो वहां एक गेट नहीं था, तो फिल्म सिटी में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। राजीव सरदेसाई ने लिखा कि उस वक्त, ये 2007 के पहले की बात है, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी। तो नेताजी को उन्होंने चिट्ठी लिखी। राजीव सरदेसाई ने 1-2 बार कहा भी कि ये पीछे गेट लगवा दीजिए, यहां चोरियां बहुत हो रही हैं, मीडिया कर्मियों को दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि वो शायद बिजी होंगे या उन्होंने मेरी चिट्ठी पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैंने यही बात, सत्ता बदली, 2007 में बहन जी आई, तो उन्होंने बहन जी से ये बात कही। उन्होंने कहा कि फौरन ये काम कर दिया गया। तो राजीव सरदेसाई, जो कि राजनीतिक मामलों में ज्यादा उनकी रिपोर्ट आती है, उसमें नेशनल अफेयर्स में ही वो मुख्यतः रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो वो इनके लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी तारीफ करते हैं बहन जी के। और एक बड़ा वर्ग है जो बहन जी का वोटर नहीं है, लेकिन कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहन जी का सॉलिड था। तो इस तरह का प्रभाव इन्होंने उन वोटर पर भी असर डाला है जो बीएसपी का वोटर नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव आ रहे हैं कि बीएसपी के साथ गठबंधन हो सकता है, तो क्या ये समाजवादी पार्टी पे दबाव की रणनीति है या वाकई बीएसपी भी अंदर खाने आप देखते हैं? हो सकता है कुछ ऐसा, कांग्रेस प्लस बीएसपी, क्योंकि एक बार हो चुका है 1996 में, 1996 में हुआ था। और उसका नतीजा आपको मालूम है क्या था? नतीजा उसका ये था कि कांग्रेस लड़ी थी शायद 66 सीटों पर लड़ी थी, और बीएसपी लड़ी थी मेरे ख्याल से 199 समथिंग सीटों पर लड़ी थी। मतलब करीब 3 गुने से ज्यादा पे लड़ी थी। और कांग्रेस की सीटें आई थी मुझे याद है 19,
और बीएसपी की आई थी 67 सीटें आई, 67 सीटें आई थी। तो ये जब भी होगा, अगर ये होगा तो बीएसपी का एडवांटेज होगा, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में एक तबका ये चाहता है कि ये हो जाए, एक तबका है जो ये सीरियसली चाहता है। लेकिन गांधी परिवार में खासतौर पर प्रियंका गांधी के जो रिश्ते हैं वो अखिलेश यादव से अच्छे हैं, लेकिन मेरी जानकारी कहती है कि प्रियंका गांधी यहां भी संपर्क में है, मेरी जानकारी ये कहती है। तो अभी ये 50-50 का मामला है, चीजें डिपेंड करेंगी कौन कितना एकोमोडेट कर रहा है। मतलब आप ठीक कह रहे, कांग्रेस की बार्गेनिंग चिप भी हो सकती है कि ज्यादा कौन हमको दे रहा है, मगर ये आइडियल कॉम्बिनेशन है अगर कांग्रेस और बीएसपी मिल जाए, जो वोट बैंक का हिसाब किताब है, ये ऐसा माना जाता है। हालांकि दूसरी ओर मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी दावेदार है सरकार बनाने की, विपक्ष की बात करें तो ये पब्लिक को लग रहा है कि भाई योगी या बीजेपी कोई हरा सकता है तो सपा हरा सकती है, सपा के साथ वो एडवांटेज है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो बिल्कुल, ये तो अब वो एडवांटेज के नाते समाजवादी पार्टी अलग लाइन ले, माफ कीजिएगा, कांग्रेस अलग लाइन ले पाएगी कि नहीं, ये भी एक देखने वाली बात। अच्छा, तो ये इन खबरों में कितना दम है कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव की तैयारी कर रही है, इसमें यहां तक दम है कि उन्होंने कह रखा है हर एक विधानसभा सीटों पर कि आप तैयारी करिए, कह रखा है। और कोई भी दूरदर्शी पार्टी ये कहती है, उसको मालूम है बिहार में क्या हुआ है, कांग्रेस ने क्या लकड़ी की है आरजेडी को, किस तरह से आरजेडी की लुटिया डूबी है, तो बार्गेन तो वो भी हार्ड करेंगे इस बार कांग्रेस के साथ में। तो उन्होंने कह रखा आप तैयारी कीजिए, लेकिन उनकी सोच में ये है कि हम गठबंधन में जाएं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, हाँ, वो चाहते हैं गठबंधन हो, हमारा सॉलिड गठबंधन हो, सीटें थोड़ी कम मिले कांग्रेस को। हाँ, लेकिन ये है कि अल्टरनेट तैयारी है उनकी। अच्छा, फिर एक आखिरी चर्चा, ये बताइए, जैसा आपने कहा कि 9 अक्टूबर को रैली हुई, उसके बाद भी बहन जी के तेवर जो थे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे गर्म थे, क्या ये 4 जून के नतीजों की वजह से है कि भाई सपा ने बीजेपी से ज्यादा सीटें पाई, या अगर 2024 में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती, मान लीजिए 50 सीट भी पाती, तो भी इनका जो अटैक होता वो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे ही होता, या फिर वो बीजेपी पे अटैक करती? देखिए, बीजेपी पर इधर बहन जी ने बहुत दिन से अटैक नहीं किया, ये फैक्ट है, फैक्ट है तो वो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी बड़ी वजह हो सकती हैं, कई वजह हो सकती हैं, और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि अगर बहन जी के जहन में ये हो कि हमको एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी होते हुए एंटी हिंदू होने से बचना है, एक बड़ा चैलेंज रहता है ये। हाँ। क्योंकि बीजेपी की खूबी एक झटके में आपको जोड़ देगी कि आप तो हिंदुओं के खिलाफ हैं, एक झटके में बीजेपी ये काम करती है। तो अगर बहन जी का वो स्ट्रेटजी है, अभी तक वो एक्टिव नहीं। अच्छा, अभी तक आईटी सेल भी ये ठप्पा नहीं लगा पाई है एंटी हिंदू का? हाँ, नहीं लगा भाई, नहीं लगा है बहन जी। आप देखिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव के खिलाफ आईटी सेल के कैसे खिलाफ नहीं लगा है, तो ये एक तरह का एडवांटेज भी है। और अगर उनको अब एक्टिव होना है फुल स्केल में जैसा लगता है, तो फिर ये उसका वो इस्तेमाल करेगी कि वो जो एक बड़ा वोट बैंक है हिंदू के नाम पर जो इकट्ठा होता है, जिसमें कि हमारा भी दलित वोट बैंक भी शामिल है, वो ये ना समझे कि हम जो है एंटी हिंदू वाले प्लैंक में जा रहे हैं, हमारा वो है हिंदुओं के लिए। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मुसलमानों के लिए जब वो पोजीशन लेंगी, और ये प्रो हिंदू वाला जो एक है, एक रुझान सा है कि ये हिंदुओं के खिलाफ वाली लीग में नहीं है, जो मैसेज देना चाह रही हैं, ये बड़ी तलवार की धार वाली बैलेंसिंग है। अगर बहन जी ये कर ले गई तो इनके लिए आगे की जो कुछ नतीजे हैं हो सकता है कुछ चौंकाने वाले हो जाएं। मगर मैं इस सबको कहने के बाद आपको रिपीट कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को हल्के में लेने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहन जी तो इतने समय के बाद अब फिर से चीजों को तैयारी कर रही हैं, और इसमें दो राय नहीं है कि जिस दिन भी तैयारी करना शुरू कर देंगी ये बड़ी चुनौती बन सकती है। आप बहन जी को अंडरमाइन, अंडरस्कोर कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में, अगर वो भी तैयारी में जुटे हुए हैं तो ये है बड़ा मामला चैलेंजिंग। समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस को ले ली, अगर मान लीजिए कुछ लोगों को तोड़ भी लिया, बात चल रही है उनकी बीजेपी में कुछ लोग, अगर तोड़ भी लिया तो वो कॉम्बिनेशन बड़ा फॉर्मिडेबल हो जाएगा। कुल मिलाकर के बहन जी मुझे ऐसा लगता है कि चौंकाएंगी, इसमें दो राय नहीं है। अब वो उनका चौंकाना और उनका जो कॉम्बिनेशन है जमीन पर वो किस तरह से बनता है वो देखने वाली बात होगी। 15 जनवरी के बाद हमको एक तस्वीर देखने लगेगी, इसमें दो राय नहीं। और तस्वीर क्या होगी देखिए, कुछ संभावनाएं बता देते हैं। चर्चा बहुत तेज है AIMIM BSP, और हमने कुछ वीडियो इस पे किए थे, तो BSP के सपोर्टर्स ने दिल खोलकर स्वागत किया था इसका, AIMIM प्लस BSP। और बिहार में ऐसा गठबंधन पहले के चुनाव में हो चुका है। कांग्रेस BSP भी एक तस्वीर है, सपा और कांग्रेस की तस्वीर तो है ही। अब ओम प्रकाश राजभर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2022 के चुनाव में AIMIM
और एसपी की बात वो कर रहे थे कि गठबंधन हो जाए, कुछ सीटों पर बात नहीं बन पाई। और आप देख रहे हैं यह भी हो सकता है कि कांग्रेस और एसपी में बात ना बने तो कांग्रेस अलग लड़े, एसपी अलग लड़े, बीएसपी अलग लड़े, कुछ भी हो सकता है। और फिलहाल बीएसपी के संदर्भ में जो होगा उसकी एक तस्वीर आपको मिलेगी 15 जनवरी को, जब बहन जी का 70वां जन्मदिन होगा और इस दिन बीएसपी दूसरा पावर शो दिखाएगी और ऑफिशियली 2027 के लिए बिगुल फूंक देगी। टॉप सीक्रेट की यह चर्चा पसंद आई और शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।